लोगों ने ये डिस्कस किया कि अगर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं, और ऐसा भी होता है कि कई सारी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी बात करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस का चक्कर लगा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगा है। और हमें ये बात पता है कि अगर चार्ज कभी फ्लो करता है तो वो करंट बन जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाना, इट मीन्स करंट का एक लूप है। ये जो आपका ऑर्बिट है वो क्या है, सर्कुलर फॉर्म है ना, और इसमें इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है यानी इट इज इक्विवेलेंट टू करंट। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या है, करंट का लूप है। तो यहाँ पर हमारे पास में पॉइंट आया कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे हम, एक ही ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इज इक्विवेलेंट टू करंट लूप। वो तो करंट लूप के इक्विवेलेंट है। और अब हमें ये पता है कि अगर कोई करंट लूप है, ये आई करंट कैरी करने वाला एक लूप है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला निकलता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई रेडियस, और साथ में क्या होता है 2 पाई लूप के केस, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज इक्विवेलेंट टू करंट लूप। इसका मतलब है सेंटर पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, और सेंटर पे कौन है, न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो सबसे पहले आगे बढ़ें, इस चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन से जो करंट बनेगी वो कितनी होगी। अगर कोई चार्ज चक्कर लगाता है तो करंट कितनी बनती है, जब कोई चार्ज चक्कर लगाता है, जब चार्ज मान लेते हैं Q चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताया गया था करंट I बराबर होता है Q बाई T। T होता है एक चक्कर का समय, I बराबर था Q इंटू F, F माने फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में चक्कर पर सेकेंड, Q ओमेगा बाई 2 पाई। जो लोग चक्कर लगाते हैं उनके पास क्या होती है, एंगुलर स्पीड, ओमेगा यहाँ पर एंगुलर स्पीड है, और एक फार्मूला होता है QB अपॉन 2 पाई R। इसको लेकर के कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब कोई चार्ज चक्कर लगाता है, मान लेते हैं कि रेडियस R का एक पाथ है और यहाँ पर Q वैल्यू का चार्ज चक्कर लगा है, तो हमें पता है कि ये करंट बन गया। तो करंट निकालोगे कैसे, I बराबर Q बाई T, यहाँ पे T एक चक्कर का समय है, और एक चक्कर के समय को टाइम पीरियड कहते हैं, और टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है। Q को अलग कर लो, 1/T रह गया, फ्रीक्वेंसी बन गया। फ्रीक्वेंसी होते हैं चक्कर पर सेकेंड, और आप अपनी 11th क्लास में पढ़ के आए हो ओमेगा बराबर 2 पाई F, F बराबर क्या हो गया, ओमेगा बाई 2 पाई। F की जगह पर रख दो ओमेगा बाई 2 पाई, तो ये आ गया। और चक्कर लगाने वाले के बाद स्पीड भी होती है, मान लेते हैं v है, तो हमको ये भी पता है कि v बराबर r ओमेगा होता है। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v बाई आर। जहाँ पर ये ओमेगा है वहाँ पर v बाई आर लिखो तो ये बन जाएगा r रास्ते की रेडियस। तो यहाँ पर जो चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन है वो करंट बना रहा होगा, तो करंट कितनी होगी भाई, करंट I बराबर फार्मूले का इस्तेमाल करें Q बाई T, Q माने चार्ज, T माने एक चक्कर का समय। इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक चक्कर का समय कैपिटल T। जिस ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं उसकी रेडियस स्मॉल r रेडियस है ऑर्बिट की, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखने में थोड़ा ऑड लगता है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं E का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और E प्लस का क्या मतलब होता है, प्रोटॉन।
और ई माइनस का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन, और केवल ई का मतलब क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और आगे बढ़ेंगे तो ये बन जाएगा ई और 1 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। और आगे आप चलोगे, और आगे जब आप चलोगे तो ये बन जाएगा ई ω/2π। और अगर आगे जाओगे तो EV/, क्या बनेगा 2πr। तो करंट निकालने का एक फार्मूला हो गया E/T, एक फार्मूला हो गया E × फ्रीक्वेंसी, एक फार्मूला हो गया E ω/2π, एक फार्मूला हो गया EV/2πr। यहाँ पे हमने रेडियस को स्मॉल आर लिया है तो स्मॉल आर लेंगे, ठीक है। नोट हेडिंग डाल करके इतना काम मेरा करना। हाँ, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं करता कि अपनी कभी स्पीड। एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ के आए हैं जिसका नाम था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बता पाएगा क्या था वो? बहुत ज़्यादा डिटेल में तो अभी हमने भी आपको नहीं बताया, केवल इतना बताया था कि एक फिजिकल क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको कि हम कैपिटल M से लिखते हैं, और ये बराबर होता है n माने फेरों की संख्या, I माने करंट, और A माने एरिया। जैसे कि अगर आपके पास में n फेरों का कॉइल है और उसमें I करंट फ्लो कर रही है तो I ले लीजिए, I मीन्स करंट, और A फॉर क्या लीजिए एरिया, और n माने नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि यहाँ पर भी तो हमारे पास में लूप है, n बराबर 1 हो जाता है तो कॉइल में कहते क्या कहलाता है लूप। तो हमारे पास में यहाँ पर लूप है करंट कैरिंग इक्विवेलेंट टू, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इस चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन को अगर इक्विवेलेंट टू करंट माना जाए, दूसरा छोटा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M। तो कैपिटल M का फार्मूला था NIA। N जो है नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर, फेरों की संख्या, जो कि यहाँ पर तो 100% 1 हो जाएगा। I फॉर करंट है और A फॉर एरिया, तो πr²। तो जो ऑर्बिट हमने सेलेक्ट करी है उसका रेडियस कितना है r, एरिया हो जाएगा πr²। M बराबर हो गया I। अब जो I की वैल्यू है वो हम ये वाली ले रहे हैं। ऐसा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पे r फॉर रेडियस दिख रहा है, I के इस वाले फार्मूले में भी क्या दिख रहा है रेडियस दिख रहा है, और यहाँ पे पाई दिख रहा है, यहाँ पे भी पाई है, तो कुछ कैंसिलेशन हो जाएंगे। तो I की वैल्यू हमने लिख दिया EV/2πr। अगर हमसे यहाँ पूछ लिया जाए ये V क्या है, तो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, और इसी कांस्टेंट स्पीड से वो अपना चक्कर लगाता रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए 2π से 2π कैंसिल, r से r कैंसिल, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया EV/2। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। कहेगा कि अगर हम ऐसा माने कि चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट टू करंट है, तो पहला क्वेश्चन छोटा सा करंट निकालो, इतने सारे तरीके। दूसरा क्वेश्चन आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालो, किसके लिए, उसी ऑर्बिट के लिए जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो निकल के आया EV/2, E फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V फॉर इलेक्ट्रॉन की स्पीड, R फॉर रास्ते की रेडियस, जो पाथ है उसका अपॉन 2 जानते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। एक फिजिकल क्वांटिटी होती थी एंगुलर मोमेंटम, 11th क्लास, एंगुलर मोमेंटम। हमने उसको 11th क्लास में कैपिटल J से लिखा है, और हमने उसको 11th क्लास में कैपिटल L से लिखा है। ज्यादातर बुक्स में कैपिटल L से लिखा जाता है। क्या डेफिनेशन होती है एंगुलर मोमेंटम? क्योंकि अगर जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
फार्मूला और डेफिनेशन आती है तो बन जाएगी बात। एंगुलर मोमेंटम की जो डेफिनेशन है क्या है, आई ओमेगा इज राइट। इन्होंने बताया है कि एंगुलर मोमेंटम L बराबर होता है आई ओमेगा। आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ओमेगा एंगुलर स्पीड होती है। और बताइए, आई ओमेगा इज राइट। और भी तो कई सारे फार्मूले थे। एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल डेफिनेशन जो हम थी वो हम चाहते हैं कि एक्चुअल डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम था r क्रॉस p, ये था एक्चुअल जो डेफिनेशन थी वो ये है। छोड़ो इसको। और जब हम इसी को पूरा फर्दर सॉल्व करते थे, L बराबर आता था mv/r sin थीटा, ये आता था। और रोटेशंस के केस में थीटा हमेशा क्या रहता था, 90। तो sin 90 खत्म हो जाता था, 1 हो जाता था, L बराबर हो जाता था mv/r। एक्चुअल डेफिनेशन ये थी। अब देखो, अगर मैं इस डेफिनेशन को बताऊंगा तो मुझे तुमको r के बारे में बताना पड़ेगा। p तो मोमेंटम है, जानते हो, मैं वहां नहीं जाना चाहता। मैं केवल अगर आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फाइनली जब हम इसको और आगे करते थे, ओपन करते थे, तो mv/r आगे आता था sin थीटा। जब रोटेशन होता था थीटा हमेशा कैसे चलता था, 90, sin 91 mv/r। m माने चक्कर लगाने वाले का मास, v माने चक्कर लगाने वाले की स्पीड, r माने चक्कर लगाने वाले की सेंटर से दूरी, सेंटर से दूरी। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा L बराबर mv/r। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास m है। देखो, मैं धीरे धीरे इस डायग्राम को अपडेट कर रहा हूँ, जब आप कॉपी करें तो अपडेट कर लेना चाहिए। तो मास यहाँ पर m है और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो हमने E लिया हुआ है। तो mv/r ये आ गया एंगुलर मोमेंटम। ये क्या आया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये एंगुलर मोमेंटम किसका, चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसका निकाला, चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का। और ये करंट तुमने किससे निकाली, चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये तीन छोटे छोटे टर्म्स आ गए। और आगे चलते हैं, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जरा रेशियो निकालते हैं, L/m निकालते हैं। तो L का तो मीनिंग है mv/r, कैपिटल M का मीनिंग है EV/r/2। देखो भैया, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, क्या बचा, 2m/e। इसको रेसिप्रोकल ले लो, m/l कितना हो जाएगा, d/2। m/l बराबर हो गया 1/2। और ये E/m क्या चीज है, स्पेसिफिक चार्ज। ये यार टर्म्स अगर आप भूल रहे हो तो ये गलत चीज है। अनंत समय पहले फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी गई थी जिसका नाम था हिंदी में विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। और ये बराबर होता था चार्ज वैल्यू अपॉन में मास वैल्यू। भैया इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, E, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो ये जो E/m है दैट इज स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1/2 साथ में ये E/m है और 1/2 और ये रहा स्पेसिफिक चार्ज। अब सुनिए क्या कमाल की चीज निकल के आई है। हम जिस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, सपोज कर लेते हैं वो चौथे नंबर का ऑर्बिट है, तो चौथे नंबर ऑर्बिट का m/l हमने निकाला। तुमने सातवें नंबर के ऑर्बिट का m/l निकाला, किसी ने पांचवें नंबर के ऑर्बिट का m/l निकाला, किसी ने फर्स्ट वाले ऑर्बिट का m/l निकाला। तो सभी के m/l क्या रहेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैंने चौथे वाले ऑर्बिट का निकाला है m/l, तो चौथे वाले ऑर्बिट का m/l बराबर हाफ, e इलेक्ट्रॉन का वही 1.6 10⁻⁻19 और m इलेक्ट्रॉन का क्या 9.1 10⁻⁻31।
और अगर किसी पांचवें ऑर्बिट की बात करें तो भी तो यही फीचर्स होंगे। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो रेशियो होता है किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट। एक क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन आया कि पहले ऑर्बिट के लिए m/l का रेशियो x है, तो 10वें ऑर्बिट के लिए m/l का रेशियो कितना होगा, x। 7वें के लिए भी कितना रहेगा, x। एक फीचर हमने ये जान लिया, खाली करिए वो। इस रिजल्ट से एक डिस्कशन हुआ सामने यहाँ पर आ गया कि फॉर एनी ऑर्बिट या ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, चाहे वो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट का है या फिर वो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन 7वें ऑर्बिट का है, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन चाहे जिस ऑर्बिट का हो, तो फॉर एनी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन रेशियो m/l is always constant। और वो किसके बराबर है, तो वो जस्ट आप इसके ऊपर देख सकते हो। m/l का रेशियो किसके बराबर है, स्पेसिफिक चार्ज के हाफ के बराबर है। अदरवाइज आप लिख सकते हो E/2l। डायग्राम सभी का अपडेट हो गया है। थोड़ा सा केमिस्ट्री की बात यहाँ पे किया है। केमिस्ट्री में जब आप क्वांटम नंबर पढ़ते हो तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको दिया जाता है। क्या है वो कॉन्सेप्ट, जरा सुने। केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है, उसको सुने। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं जहां उनका एंगुलर मोमेंटम nh/2π होता है। m यहां पर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ भाई, मुझे बताएं ये बात कितने लोगों को पता है। 1 2, बाकी जिनको, तुमको भी पता है 3, जिनको नहीं पता इसका मतलब वो भी यहाँ नहीं पहुंचे। जब आप पहुंचोगे तो ये स्टेटमेंट आपको मिलता है कि इलेक्ट्रॉन, जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उन ऑर्बिट्स के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो nh/2π होता है। n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, बाकी 2π आप समझते हो कांस्टेंट है। तो जब ये केमिस्ट्री की बात हमें पता है, ये साइंस का रूल हमें पता है, तो हमने ये काम और किया आगे, उसी चीज को दोबारा लिखा। m/l बराबर है E/2m। नोट करते समय एंगुलर मोमेंटम का छोटा मत बनाइए, हमेशा कैपिटल बनता है, या तो J बनाइए या फिर L बनाइए। m बराबर हो गया E/2m इंटू में L, m बराबर E/2m। और अब L की जगह पर केमिस्ट्री वाला ये जो साइंस का फंडा है वो लगा दिया जाए nh/2π। तो कैपिटल M बराबर आ गया m EH/4πm। ये जो आपको दिखाई दे रहा है EH/4πm, इसमें ये जो H है ये प्लांक कांस्टेंट है, बहुत फेमस नाम है। मॉडर्न फिजिक्स में आप इनके बारे में थोड़ा और जान पाएंगे। प्लांक कांस्टेंट, अब प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34 SI में। E की वैल्यू हो गई 1.6 × 10⁻⁻19 और 6.6 × 10⁻⁻34 और 4 × पाई इज 3.14। और m क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का मास है। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम।
सारी कैलकुलेशन हमने एसआई में की है। जब आप सॉल्व करते हो तो निकल के आता है 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस का 24, ये एसआई में निकल के आता है। यानी जो EH/4πm है वो क्या है, कांस्टेंट है। EH/4πm क्या है, कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी आती है एसआई में, 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24। अब जब ये पता चल गया तो इस कांस्टेंट को EH/4πm, इस कांस्टेंट वैल्यू को एक नोटेशन दिया गया, वो नोटेशन है म्यू बी। जैसे E का मतलब है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, वैसे ही म्यू बी का मतलब क्या है, 9.27 10 की पावर -24। म्यू बी का मतलब है EH/4πm, और इस म्यू बी को बोर मैग्नेटॉन कहा जाता है। म्यू बी इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। क्योंकि केमिस्ट्री में जो ये कॉन्सेप्ट हमने जो लिखा, इस कॉन्सेप्ट को जब तुम पढ़ोगे तो बोर्स मॉडल के आसपास ही पढ़ोगे, नील्स बोर की जो थ्योरी है उसी के आसपास पढ़ोगे। तो ये म्यू बी का मतलब है EH/4πm, और ये क्या है, बोर मैग्नेटॉन। अगर हम ये अप्लाई कर दें कैपिटल M बराबर, तो ये आ जाएगा N म्यू बी। कैपिटल M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, किसका, ऑर्बिट का। N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और म्यू बी क्या है, बोर मैग्नेटॉन। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सेकेंड ऑर्बिट का कैपिटल M क्या होगा, तो सेकेंड ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, n बराबर क्या है, 2, तो 2 म्यू बी। थर्ड ऑर्बिट का मतलब क्या हो जाएगा, n बराबर 3 म्यू बी। तो यहाँ से एक चीज और निकल के आ गई कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स की जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है वो म्यू बी का क्या होती है, मल्टीपल इंटीजर। क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा कैसा होगा, पूर्णांक, इंटीजर होगा। तो कैपिटल की वैल्यू कैसे आएगी, म्यू बी का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना। एंड दैट इज व्हाई यू कैन से ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो म्यू बी का क्या होता है, मल्टीपल इंटीजर। मल्टीपल इंटीजर का मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन में नहीं होगा। क्लियर ये बात, कंटिन्यू करो। बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू भी आपसे पूछी जाती है। क्या है फंडा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन those orbits for which angular momentum कैपिटल L बराबर NH/2 है। ये फंडा केमिस्ट्री का हमने यहाँ पर यूज किया। कंप्लीट हुआ हमारा।